नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से अपडेट आया है और उसमें यह बोला गया है कि जो पीएम केयर्स फंड है जो कि बनाया गया था कोविड-19 के लिए, स्पेशली जो पैंडमिक है उससे लड़ने के लिए, यहाँ पर लोगों से डोनेशंस ली गई थी। जो कंपनीज हैं, कई सारे इंडिविजुअल्स ने यहाँ पर डोनेशन दिया था, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा बोला गया है कि ये जो पीएम केयर्स फंड है ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर न्यूज़ में देख सकते हो, पीएम केयर्स इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने ऐसा बोला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। आपको पता है कि 2005 में ये एक्ट पास किया गया था और इसका मेन मकसद क्या था। इस पूरे एक्ट में मेनली ये बताया गया कि किस तरह से जो नागरिक हैं वो अपना अधिकार ले सकते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस से। मतलब कि अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर किसी भी पब्लिक ऑफिस से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो इसका जो पूरा रूल्स और प्रोसीजर्स है वो आपका आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आरटीआई एक्ट के पहले भी एक एक्ट था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो आरटीआई एक्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन इस इंफॉर्मेशन को ले सकता है। क्या कोई फॉरेनर सिटीजन भी यहां पर आरटीआई का इस्तेमाल कर सकता है और किससे लिया जा सकता है ये इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि आप इस एक्ट के अंदर देख सकते हैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, मे रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब कि आप किसी प्राइवेट सिटीजन से, किसी प्राइवेट कंपनी से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। यहां पर अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है उसी से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये इंफॉर्मेशन उस पब्लिक अथॉरिटी को 30 डेज के अंदर देनी होगी। अगर 30 डेज के अंदर नहीं मिलता है तो यहां पर फर्दर आप अपील कर सकते हैं और उसके बाद से ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या ये आ सकती है कि ये जो पब्लिक अथॉरिटी है, कौन सी अथॉरिटी को आप पब्लिक अथॉरिटी बोलोगे। इसको देखते हुए जो आरटीआई एक्ट 2005 है, इसके अंदर एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज एच। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर बताया गया है कि हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसी बॉडी स्टैब्लिश की जाती है या कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जो कि हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। अगर हमारे संसद ने, पार्लियामेंट ने यहां पर कोई लॉ बनाया है या फिर किसी राज्य की लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है और या फिर सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है और एक बॉडी को एस्टैब्लिश किया है, इसको बेसिकली हम यहां पर पब्लिक अथॉरिटी बोलेंगे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहां पर यह भी बोला गया कि पब्लिक अथॉरिटी के अंदर वो सारे चीजें आएंगी अगर कोई यहां पर कंट्रोल किया जा रहा है, सब्सटैंशियली फाइनेंस किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मतलब सरकार उस बॉडी को, कोई प्राइवेट बॉडी भी है अगर, लेकिन अगर सरकार उस बॉडी को फंडिंग करती है काफी ज्यादा अमाउंट में, तो उसको भी हम एक तरह से पब्लिक अथॉरिटी कह सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कितना सब्सटैंशियली, हमने बोल तो दिया सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड, लेकिन कितना सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड, कितना गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और इसी की वजह से कई बार यहां पर एम्बिग्यूटी पैदा होता है, जिसकी वजह से जो सरकार है वो डिनाई कर देती है कि इसको हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं बोलेंगे। और एक बार उसको डिनाई कर दिया गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो आप फिर उसमें आरटीआई का प्रोविजन नहीं डाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने करंट इशू के ऊपर। आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पर यह अनाउंस किया था कि हम एक पीएम केयर फंड बनाने जा रहे हैं ऑन 28 मार्च 2020। और इस पीएम केयर फंड के थ्रू यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने अपील की थी कि सभी देशवासी जो सक्षम हैं, चाहे छोटा से छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, वो यहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीएम केयर फंड के थ्रू। और इसके थ्रू यहां पर जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है उससे लड़ने में यहां पर मदद मिलेगी। लेकिन इसको देखते हुए 1 अप्रैल को यहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है श्री हर्ष खंडकुरी जी, ठीक है। तो खंडकुरी जी यहाँ पर उन्होंने एक पिटीशन डाला यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और कई सारे इंफॉर्मेशन की जानकारी लेनी चाहिए इस पर्टिकुलर
प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड के बारे में। जैसे कि यहाँ पर ये जो ट्रस्ट का डीड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगा गया, यहाँ पर इसको फॉर्म जो किया गया है, नोटिफिकेशन निकाला गया है इसके बारे में, इसको ऑपरेट कौन करेगा, क्रिएट किसने किया है, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई। लेकिन अगले 30 दिनों तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जानकारी देनी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं आया। इसको देखते हुए यहाँ पर उन्होंने फर्दर अपील किया, लेकिन फाइनली यहाँ पर 29 मई को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा ये जानकारी दी गई कि जो भी यहाँ पर पिटिशनर ने, यहाँ पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं श्री हर्ष कंदकुरी साहब, उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा उसके बारे में जानकारी दी गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जानकारी क्या दी गई प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा क्लियरली बोला गया कि जो पीएम केयर फंड है वो यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी के अंडर नहीं आता, जो कि मेंशन है सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर। यहां पर क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने डिनाई कर दिया कि ये आरटीआई एक्ट के थ्रू नहीं आता है, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो हम यहां पर उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते। और यहां पर यह भी बोला गया कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है पीएम केयर फंड से रिलेटेड वो सारी हमने ऑलरेडी वेबसाइट के अंदर डाल दी है, दैट इज pmcares.gov.in। मैं आपको ये जो एप्लीकेशन है जहां पर रिप्लाई किया गया आप इसको देख सकते हो कि यहां पर एप्लीकेंट का नाम है, रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन पूछा गया ये है, और यहां पर रिमार्क्स में आप देख सकते हैं ये बेसिकली आपका आंसर है। और यहां पर क्लियरली बताया गया है कि पीएम केयर्स फंड इज नॉट पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 2H। तो यहां पर एक तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने है उसको डिनाई कर दिया है कि ये आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी है ये इधर खत्म नहीं होती, क्योंकि आप समझ के देखिए यहाँ पर अगर हम उसको डिनाई करते हैं कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रही है। लेकिन आप सबको पता है कि ये जो पीएम केयर फंड है इसके अंदर 4 ट्रस्टीज हैं। ट्रस्टीज का मतलब इसको चलाते हैं, जो भी डिसीजन लिया जाएगा इन 4 लोगों के द्वारा वही यहाँ पर पीएम केयर फंड में बताया जाएगा। जैसे कि जो चेयरमैन है वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम केयर फंड के, यहाँ पर आपके डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग भी इसके ट्रस्टीज हैं। तो टोटल 4 लोग चलाते हैं। तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनका ये मानना था कि किसी भी बॉडी में यहाँ पर अगर देश के टॉप 4 पर्सन इसको चला रहे हो और इस बॉडी को अगर हम यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी ना माने तो एक तरह से ये हमारे देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए सही नहीं होगा और जो ट्रांसपेरेंसी है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने ये पिटीशन डाला था उसके बारे में बताया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक और आता है कि कई लोग पूछते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड जो कि 1948 में बनाया गया था, क्या ये आरटीआई एक्ट के अंदर आता है कि नहीं? देखिए इस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये भी मैं बता दूं आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता है। यहाँ पर बहुत सारी एम्बिग्विटी है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि 2008 में यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला था कि इसको आरटीआई एक्ट के अंदर लाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर ये पूरा विवाद चला गया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 2 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। लेकिन क्या था कि ये जो फैसला था ये एक स्प्लिट फैसला था, मतलब कि एक जज ने यहाँ पर माना कि ये जो आरटीआई एक्ट के अंदर आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, लेकिन दूसरे जज ने बोला कि ये नहीं आना चाहिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है ये भी आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता है अभी। दूसरा, यहाँ पर आप में से कई लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि क्या ये सीएजी के अंदर आता है कि नहीं, क्या सीएजी इसको ऑडिट कर सकती है कि नहीं। लेट मी टेल यू, इसके ऊपर भी अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनडीटीवी ने सोर्सेज के थ्रू यहाँ पर सीएजी से पता लगाया था और इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था, और यहाँ पर सीएजी के सोर्सेज के थ्रू ये बताया गया कि पीएम केयर फंड भी यहाँ पर सीएजी के ऑडिट के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो डोनेशंस आ रहे हैं वो यहाँ पर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वॉलंटरी आ रहे हैं। यहाँ पर सरकार कंपेल नहीं कर रही है किसी भी लोग को यहाँ पर कि आप इसके अंदर पैसा डालिए, क्योंकि ये डोनेशंस है एक तरह का, इसीलिए यहाँ पर सीएजी ऑफिस के थ्रू नहीं आता है। लेकिन इसकी ऑडिट की जाएगी, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बोला था। ऑडिट कैसे की जाएगी? जो ट्रस्टीज हैं, जो 4 ट्रस्टीज की मैंने बात की, वो यहाँ पर बताएंगे कि कोई इंडिपेंडेंट यहाँ पर ऑडिटर होगा, सीए होगा, वो इस पर्टिकुलर फंड को ऑडिट करेगा। और साथ में अगेन मैं आपको बता दूं कि जो पीएमएनआरएफ है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जो 1948 में बनाया गया, ये भी सीएजी के एम्बिट में नहीं आता है। याद रखिएगा, दोनों ही नहीं आते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि पीएमएनआरएफ आता है, ये भी नहीं आता है। और लास्ट में जाने से पहले इस समय मैं बता दूं कि कितना रुपए अभी तक आ चुका है पीएम केयर्स फंड में। तो यहाँ पर जो टाइम्स
ऑफ इंडिया है उसके रिपोर्ट के आधार पर करीब 10,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं डोनेशंस के माध्यम से पीएम केयर्स फंड में, जिसमें जो सबसे ज़्यादा संख्या है आप देख सकते हो ये प्राइवेट फर्म्स की है, दैट इज 5500 करोड़ से ज़्यादा आए हैं। दूसरे नंबर पर है पब्लिक फर्म्स के द्वारा, फिर आपका पब्लिक फर्म में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके द्वारा, और बाकी भी आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए पीएमएनआरएफ और पीएम केयर फंड के दोनों के डिफरेंस के बीच में, तो इसके मैं बता दूं, एक महीने पहले करीब आई थिंक 1 मई की बात है, मैंने ये वीडियो बनाया था और आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताई नहीं कि क्या ये सीएजी के अंदर आता है कि नहीं, क्या ये आरटीआई के अंदर आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैं कैसे बता दूंगा जब तक यहाँ पर किसी पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता इसके बारे में क्या ये आरटीआई के अंदर आएगा कि नहीं। अब क्योंकि इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है, इसी के लिए मैंने यहाँ पर फिर से वीडियो बना दिया है इसके बारे में, ताकि आपको इसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिल सके। जब तक यहाँ पर ऑफिशियली कोई चीज़ डेवलपमेंट नहीं होती है तो मैं कैसे यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था यहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 1 जून से। मैं डेली यहाँ पर वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स ऑलरेडी मेरा चल रहा है, आप इसको स्टडी आईक्यू ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।